Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, very excited to be back. In this video, we are going to look at one of the essay types in your IELTS writing a lot of you requested about. This video is going to be in Hindi. I've got an English version of this video. If you don't speak or understand Hindi, I'll be posting the English version very soon. Just make sure you subscribe so that whenever I post it, you are notified. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है. IELTS राइटिंग ऐसे या टास्क 2 का एक ऐसे टाइप जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है. प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. एक एक चीज़ बताऊंगा आपको. टास्क डिस्क्रिप्शन से शुरू होके मार्किंग क्राइटेरिया, कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है. उसके बाद आपको एक टेम्पलेट दिया जाएगा और एक ऐसे दिखाऊंगा भी कि कैसे लिखना है. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, BP2 में क्या लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखनी है. अगर आप IELTS की तैयारी कर रहे हैं या सीरियस हो, वीडियो पॉज करो, अपना नोटबुक रखो, अपने पास पेन रखो, जो जो चीज़ें बोलूँगा लिख लेना. अभी आपको लगेगा कि चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन याद नहीं रहेंगी. रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना और लिख लेना. शुरू करते हैं. IELTS टास्क 2 प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे. आपको एक ओवरव्यू देता हूँ. टास्क 2 क्या होता है अगर आप पहली बार IELTS दे रहे हैं. आपको टास्क 1 और टास्क 2 आता है राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग मॉड्यूल में. टास्क 2 लेंथी होता है. आपको 250 to 400 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है जो भी आपको टॉपिक दिया गया है. 5 मेन कैटेगरीज हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे आपको आते हैं. वैसे थोड़ी और भी कैटेगरीज होती हैं बट 5 मेन कैटेगरीज हैं जिसमें आपका एग्री डिसएग्री ऐसे, प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, बहुत सारे ऐसे होते हैं. उसके साथ आपको 250 to 400 वर्ड्स के बीच में ऐसे लिखना होता है. साथ के साथ आपको 40 मिनट्स मिलते हैं ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए. जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे लिखना 250 से 400 वर्ड्स का. 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे होते हैं. लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चों को ये नहीं पता लगता कि ये ऐसे कौन सा है, ये एग्री डिसएग्री ऐसे है, ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है, या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, या योर ओपिनियन है, क्या कौन सा ऐसे है. प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे को आइडेंटिफाई कैसे करना है. ऐसे ये वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं, ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है. पहले आप समझ लो कि प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे होता क्या है. आपको एक प्रॉब्लम, एक समस्या दी गई है जो कि एक जनरल लेवल की होगी, राइट. जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी जो सारी दुनिया को इम्पैक्ट करिए, कोरोना वायरस हो गया. प्रॉब्लम दी गई है और सोल्यूशन मांगेंगे आपसे कि भाई ये एक समस्या है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो बताओ और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बताओ. तो ये बेसिकली प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे होता है. लेकिन आपको मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ. ओवर पॉपुलेशन हैज़ लेड टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स या न्यूमरस प्रॉब्लम्स. अब उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि ओवर पॉपुलेशन में अर्बन एरियाज जो सिटीज़ होती हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. फिर उसने बोला 1 या 2 सीरियस प्रॉब्लम्स बताओ और ये बताओ कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आप देखो ऐसे में कैसे ट्रिक किया गया है. वो आपको सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आपको सोल्यूशन बताने जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स कौन है, हम आम लोग, वो क्या ले सकते हैं. तो आपने इस ऐसे में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, उस जो चीज़ है, जो समस्या हो रही है उससे क्या क्या परेशानियां खड़ी हो रही हैं वो बतानी है. उन परेशानियों का सोल्यूशन बताना है. लेकिन सोल्यूशन कॉमन लेवल पे नहीं बताना है. इसमें आपको सोल्यूशन बताना है जो गवर्नमेंट और आम आदमी ले सकता है. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो जो ऐसे में लिखा गया है चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है. एक और एग्जांपल दिखाता हूँ. क्या लिखा होगा, व्हाट प्रॉब्लम्स विल दिस कॉज, सजेस्ट सम मेजर्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम या टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम. तो क्या कि इससे क्या समस्या होगी और कुछ उपाय या मेजर्स काइंड ऑफ एक्शंस बताओ जिनसे हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं. थर्ड वाला क्या है, व्हाट आर द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंटरनेट एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट. इंटरनेट से संबंधित कौन कौन सी मेन समस्याएं हैं और आप क्या क्या उपाय या उपचार बता सकते हैं या क्या क्या हल आप दे सकते हैं. तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, जहाँ कोई मेन एक मुद्दा दिया गया है उससे संबंधित आपको प्रॉब्लम्स बतानी है और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम से को ओवरकम करने के लिए या सही करने के लिए सोल्यूशंस या आपको हल देने हैं या ऑप्शंस देनी है कि इनको कैसे ठीक कर सकते हैं हम. तो ये थी आपकी टास्क डिस्क्रिप्शन. कुछ इस तरह से आपके आंसर शीट दिखेगी. अगर आप पेपर बेस्ड IELTS ले रहे हैं, आपको अपना नाम वगैरह ऊपर भरना होगा और जब भी आप प्रैक्टिस करें
मेक श्योर करें कि आप आंसर शीट में ही करें, ताकि आपको पता हो कि लाइन का गैप या डिफरेंस कितना होता है और आपकी हैंड राइटिंग वगैरह भी वहाँ पे सही आए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे इस एक नोटबुक में प्रैक्टिस करें, जो 4 लाइन वाले सेंटेंसेज होते हैं वहाँ पे सिंगल सेंटेंस या सिंगल लाइन वाला सेंटेंस आए, कि जो फॉर्मेट है या टाइप ऑफ नोटबुक है आपकी वो डिफरेंट हो, उससे बच्चों को प्रॉब्लम आती है वर्ड्स लिखने में। तो ये सेम शीट यूज़ करनी है जब भी प्रैक्टिस करना है। फिर आ गया आपका मार्किंग क्राइटेरिया। बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, ऐसे सारे याद है, पता है भाई ये आएगा वो आएगा, टेम्पलेट रट लिए हैं, बट ये नहीं पता मार्किंग कैसे होनी है। बहुत जरूरी है कि आपको पता हो मार्किंग कैसे होती है, कि मार्किंग किसने देखनी है, मार्किंग बच्चे ने नहीं देखनी, मार्किंग देखनी है एग्जामिनर से। अगर आपको पहले ही पता है कि एग्जामिनर कैसे इसको मार्क करेगा, आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। 4 पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आपका टास्क 2 मार्क होता है। पहला पैरामीटर क्या है आपका, टास्क अचीवमेंट। दूसरा क्या है, कोहेरेंस एंड कोहेजन। थर्ड वन इज लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड द फोर्थ वन इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। चारों की इक्वल वेटेज है 25%। अगर हम 100% की बात करें तो 25-25-25 मीन्स 1/4। चारों के चार कंट्रीब्यूट करते हैं। हर एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक पैरामीटर का मतलब क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट वर्ड से ही पता लग रहा है जो टास्क दिया गया है वो पूरा किया है या नहीं। एग्जामिनर कैसे देखेगा, एग्जामिनर देखेगा कि जो जो तेरे से पूछा गया है, जो जो ऐसे टॉपिक में पूछा गया क्या तूने एड्रेस किया है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक ऐसे आया था, इंटरनेट हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न ड्यू टू हैकिंग। ठीक है, जो इंटरनेट है वो एक बहुत परेशानी का मुद्दा बन गया हैकिंग के कारण। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय हैकिंग एंड अडल्ट कंटेंट एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट विच कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स। अब उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि इंटरनेट से कौन सी प्रॉब्लम हो रही है और सोल्यूशन बताओ, नहीं, उसने मेन आइडिया तो यही रखा है, बट उसने पूछा क्या है, जो इंटरनेट पे हैकिंग होती है एक चीज, और अडल्ट कंटेंट है। हैकिंग और अडल्ट कंटेंट से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, हैकिंग और अडल्ट कंटेंट से क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो बतानी है, दोनों चीज़ों से प्रॉब्लम बतानी है, साथ के साथ आपको सोल्यूशन बताने हैं। सोल्यूशन कुछ भी नहीं बताना, सोल्यूशन वो बताने हैं जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स कर सकते हैं या स्टेप ले सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम का इम्पैक्ट कम हो सके। तो अब यहाँ पे की एलिमेंट क्या आ जाते हैं, की एलिमेंट क्या आते हैं आपके, एक तो गवर्नमेंट को आपने इंक्लूड करना है, सोल्यूशंस में इंडिविजुअल को इंक्लूड करना है, प्रॉब्लम में आपने हैकिंग के बारे में बात करनी है, अडल्ट कंटेंट के बारे में बात करनी है। तो ये टास्क अचीवमेंट है कि अगर आपको 5 चीज़ें या 2 चीज़ें या 4 चीज़ें, ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं आपको मेक श्योर करना है कि आप हर एक चीज़ को अपने ऐसे में, अपने आंसर में इंक्लूड करें। ये होगी एक बात। दूसरी बात हो गई है कि आप ऐसे को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, कि जो ऐसे पूछ रहा है उसी के बारे में बात करें, ऑफ टॉपिक बात ना करें। जैसे अब इसने हैकिंग के बारे में पूछा, यहाँ पे अगर आप इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, आम बात इंटरनेट के बारे में, अगर आप हैकिंग को छोड़ के आप बात कर रहे हैं कि इससे टाइम वेस्ट होता है, इससे आई साइट खराब होती है, तो इट्स नॉट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। वो क्या मांग रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई जो इंटरनेट पे हैकिंग होती है या उससे क्या समस्या होती है, वो आई आई से या आपकी विजन से या टाइम वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है उनका। उनका लेना देना किससे, हैकिंग से। तो टास्क अचीवमेंट ये भी होता है जो पूछा गया उसको सही से आपने एड्रेस किया है या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें। करना क्या है टास्क अचीवमेंट में पूरे नंबर लेने के लिए, करना क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टॉपिक पे रहना है, रेलिवेंट डाटा लिखना है, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है, रश नहीं करना है। बहुत बार बच्चों को देखा है कि भाई आंसर शीट दे दो, लिखना आंसर शीट बाद में मिलती है, लिखना पहले शुरू कर देते हैं। आराम से काम शांत रहना है, अपने आप को इनफ टाइम देना है सोचने का, समझने का। आपको आंसर शीट मिल गई है, 40 मिनट है आपके पास, 2-3 मिनट लगाओ अपने आइडियाज सोचने में, आइडियाज लिख लो। नहीं तो क्या होगा, आप लिखना शुरू कर देंगे, क्लॉक तो चल रही है, टाइम चल रहा है, बीच में पहुंचोगे आइडियाज नहीं आएंगे, या फिर आइडियाज आएंगे, एक आइडिया लिखने की ट्राई करोगे, फिर एक और अच्छा आइडिया आ जाएगा, फिर बच्चा कहता है कि नहीं यार ये मिटा के मैं दूसरा लिख देता हूँ। दूसरा लिखोगे तो लगता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं, इसी चक्कर में कंफ्यूज होगे, टाइम जब जाएगा तो पैनिक हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे और एंड में टाइम नहीं बचेगा। शुरू के 3-4 मिनट निकाल के आइडियाज लिख लेने कि भाई ये प्रॉब्लम में मैंने ये डिस्कस करना है, सोल्यूशन में मैंने ये डिस्कस करना है, और फिर वो ही करना है। अनलेस एंड अनटिल आप कुछ सिग्निफिकेंटली गलत नहीं कर रहे हैं, उसी पे स्टिक रहना है, क्योंकि अगर चीज़ें चेंज करोगे, टाइम लिमिटेड है,
टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी और बाद में चीज़ें आप रिवाइज और चेक नहीं कर पाओगे, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम या इशू क्रिएट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लान बिफोर राइटिंग, 3-4 मिनट लो और चीज़ों को पहले से ही प्लान कर लो। टास्क को अच्छे से समझो। प्रॉम्प्ट क्या होता है? ऐसे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि पूछा क्या गया है। अगर आपसे पूछा क्रिकेट के बारे में गया और आप स्पोर्ट्स के बारे में लिख रहे हैं तो दैट्स रॉन्ग। अगर स्पोर्ट्स के बारे में पूछा है और आपका पूरे का पूरा ऐसे क्रिकेट के बारे में, दैट्स रॉन्ग एज वेल। ठीक है। टास्क अचीवमेंट को सही तरह अच्छी तरह कैसे पूरा करना है? जब आप अपना ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें मेन चीज़ें हाईलाइट कर लो। मेन चीज़ें कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें हैकिंग हाईलाइट कर लो, गवर्नमेंट हाईलाइट कर लो, इंडिविजुअल्स हाईलाइट कर लो, इंटरनेट हाईलाइट कर लो, अडल्ट कंटेंट। ये 5 चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ों का जिक्र मैंने अपने आइडियाज़ में करना है। अगर मुझे पता है ना कि मेरे को 5 चीज़ें मेन मैंने हाईलाइट कर ली हैं अपने ऐसे टॉपिक में और मुझे पता है इसको मैंने आंसर में लिखना है, तो आइडियाज़ लिखते वक्त या ऐसे लिखते वक्त आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को इंक्लूड करोगे। तो शुरू में चीज़ों को हाईलाइट कर लो ताकि बाद में कुछ ओमिट ना हो। उसके बाद आ गया, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट में अपना प्रॉब्लम या अपना आंसर नहीं देना, उसको एक्सप्लेन भी करना है और एग्जाम्पल भी देना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्लेन कैसे करना है और एग्जाम्पल भी कैसे देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एड्रेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि अगर उसने 3 चीज़ें बोली हैं, प्रॉब्लम बताओ, सोल्यूशन बताओ, जो गवर्नमेंट ले सकती है, इंस्टीट्यूशंस ले सकती हैं, कंपनी ले सकती हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बारे में भी, कंपनी के बारे में भी, गवर्नमेंट के बारे में भी। तो जो जो चीज़ें पूछी हैं, अब कई बार वो ज़्यादा चीज़ें पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम 450 वर्ड का लिखते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई तेरे को कितना ज़्यादा लिखना आता है, उसको वो ये देख रहे हैं कि आप उसी वर्ड लिमिट में कितनी चीज़ें अच्छी तरह इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ अनरियलिस्टिक आपसे पूछ लेंगे जो पॉसिबल ही नहीं है। वो ऐसी ही चीज़ देंगे जो पॉसिबल है, लेकिन आपको काम और शांत रहना है। फिर वर्ड काउंट मैं रेकमेंड करूँगा अराउंड 300 वर्ड्स लिखो, ताकि आप प्रूफ रीड कर सको, ताकि आपकी गलतियाँ कम हो। 300 वर्ड लिख के भी बच्चों के 7.5 8 भी आते हैं, लेकिन वो 300 वर्ड बढ़िया होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने 400 वर्ड लिख दिया उसमें 50 गलतियाँ। 400 वर्ड लिखने से अच्छा है कि आप 300 लिखो लेकिन उसमें गलतियां ना हो। तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी इतना मैटर नहीं करती है। 300 वर्ड्स आर फाइन। राइट। अब आगे हम सेकंड पैरामीटर पे, कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन का क्या मतलब है कि जो आपके आइडियाज हैं, कोहेजन को क्या मतलब होता है कि आपस में इंटरलिंक, लिंक कितना है आपका, जो आइडियाज हैं वो आपस में कैसे लिंक्ड है। मैं आपको एक हिंदी का एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने मेरे बारे में बात करनी है, आप बोलोगे वरुण आइल्स का ट्यूटर है, वो आइल्स पढ़ाता है, उसने 4 साल आइल्स पढ़ाया है। तो आपने क्या बोला? वरुण, फिर आपने बोला वो, फिर उसने। तो ऐसा ही इंग्लिश में भी करना है। आप ऐसे नहीं बोलोगे वरुण इज एन आइल्स ट्रेनर, वरुण इज टीचिंग, और वरुण हैज taught फॉर लास्ट 4 years, वरुण इज ऑल्सो वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। वरुण 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 बात बात यूज नहीं करोगे आप क्या यूज करोगे? प्रोनाउंस यूज करोगे आप। Varun is an IELTS trainer. He has taught for 5 years. He is also into sports. तो पहले वरुण, फिर he is also। तो जो आपके आइडियाज हैं वो इंटरलिंक होने चाहिए। एक सेंटेंस के बाद अगर अगला स्टार्ट कर रहे हो, प्रोनाउन यूज करो। अगर उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो कनेक्टर यूज करो। तो चीज़ों को लिंक करना है, ये दिखाना कि यस अगला सेंटेंस पिछले से रिलेटेड है। आप ऐसे नहीं बोलोगे वरुण आइल्स ट्रेनर है, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तो ये दोनों सेंटेंस तो आप इकट्ठे बोलोगे नहीं। सेम चीज इंग्लिश में भी करनी है, चीजों को इंटरलिंक रखना है। अगले वाला पिछले वाले के बारे में इंफॉर्मेशन दे, पिछले वाला अगले वाले के बारे में। राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, लॉजिकल पैराग्राफ्स लिखने हैं। ऐसा नहीं करना कि इंट्रोडक्शन 30 वर्ड की लिख दिया, बॉडी पैराग्राफ 200 वर्ड का लिख दिया, बॉडी पैराग्राफ 60 वर्ड का लिख दिया। एक लेंथ आपको बताऊंगा कितनी लिखनी है, उतनी ही लिखनी है आपने। फ्लो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उससे डेमोन्स्ट्रेट होता है कि आपके सेंटेंसेस आपस में संबंधित या रिलेटेड कैसे हैं और कितने हैं। कनेक्टर्स यूज करो, प्रोनाउंस यूज करो, लेकिन हर जगह कनेक्टर नहीं घुसाना है, ये बहुत बड़ी गलती है। बच्चों ने क्या किया, 5-7 कनेक्टर याद कर लिया, मोर ओवर, फर्दर मोर, हाउ एवर। वो पूरे सेंटेंस में भाई फर्दर मोर ओवर नहीं। जहाँ लॉजिकली बैठते हैं वहीं कनेक्टर ऐड करने हैं। कनेक्टर जरूरी है, लेकिन हर जगह भी घुसाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। मीनिंग बनना चाहिए उस कनेक्टर का। और ऐसे आइडियाज नहीं यूज करना है जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करवाना है
और प्रॉपरली कनेक्टर्स यूज़ करने हैं। ये चीज़ें करोगे तो 120% इस पैरामीटर में भी आपका स्कोर फुल आएगा। ओके, अगला पैरामीटर क्या है? लेक्सिकल रिसोर्सेज इक्वल वेटेज है, 25% वेटेज है इसकी टास्क 2 में। अब लेक्सिकल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? बेसिकली आप कितने तरह के या आपकी एबिलिटी डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करने की, वोकैबुलरी बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में, राइट? इसका मतलब क्या है कि आप सेम वर्ड्स तो नहीं रिपीट कर रहे हो, आप एक आइडिया को या एक ही चीज़ को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो या नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मेक ड्रिंक्स फॉर माई सेल्फ, या फिर आई एम गोइंग टू मेक ड्रिंक्स फॉर द गेस्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई एम गोइंग टू सर्व ड्रिंक्स टू द गेस्ट, समथिंग लाइक दिस, राइट? एक सिंपल सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो सिनोनिम्स कैसे यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कैसे कर सकते हो आप अपने आइडियाज़ में उनको कन्वे करवाने के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है? वोकैबुलरी यूज़ करनी है, वर्ड्स की रेपिटेशन अवॉइड करनी है। अवॉइड करने का क्या मतलब है? कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी वर्ड का सिनोनिम यूज़ करो। प्रॉपर नाउन्स का तो यूज़ ही नहीं कर सकते। वरुण को अगर लिखना ही बोल सकते हो, बट वरुण को अगर मेरा नाम लिखना है तो वरुण को कुछ और नहीं बोल सकते हैं आप। तो प्रॉपर नाउन्स तो आप सेम लिख सकते हैं। कई बार कॉमन नाउन्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, सिनोनिम्स नहीं मिलते। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट एक दो बार लिख सकते हैं, दैट्स फाइन, बट जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोलोकेशंस का ध्यान रखना है। कोलोकेशंस क्या होती हैं? कोलोकेशंस बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर अपनी डेली लाइफ में इकट्ठे बोलते हैं, राइट? जैसे आई हाईली रिकमेंड यू टू स्टडी फॉर द आइल्स एग्जाम। अब हाईली रिकमेंड क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर। तो हाईली रिकमेंड एक कोलोकेशन है। एक और आपको कोलोकेशन दे देता हूं मैं, इट इज लाइकली टू रेन। लाइकली टू रेन का क्या मतलब है? नॉर्मल हम क्या बोलेंगे? आई थिंक इट विल रेन। इट इज लाइकली टू रेन मतलब बारिश होने की संभावना है। तो ये वर्ड्स जो बेसिकली इकट्ठे जाते हैं उनको कोलोकेशन बोलते हैं। आई ड्रॉ अ प्लान, आई ड्रॉ अ प्लान। ड्रॉ अ प्लान क्या है? कोलोकेशन है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? आई मेक अ प्लान। मेक अ प्लान इज फाइन एज वेल। ड्रॉ अ प्लान मतलब कि मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, राइट? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो थोड़े कोलोकेटिव हों, कोलोकेशंस हों, और वर्ड्स जो इकट्ठे जाते हैं। नेक्स्ट आगे स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ स्पेलिंग्स 100% सही होने चाहिए। कोई वर्ड नहीं आता, बच्चे क्या करते हैं? ऐसे ऐसे दुनिया जहान के वर्ड लिखते हैं कि जो भाई शेक्सपियर को भी नहीं पता होंगे क्या वर्ड है। इजी लिखो, आराम से लिखो, 2 4 5 8 डिफिकल्ट वर्ड्स घुसाओ, बट डिफिकल्ट वर्ड्स इंक्लूड करने के चक्कर में स्पेलिंग और ग्रामर ना गलत कर दो। बच्चे ऐसे वर्ड लिखते हैं, स्पेलिंग तो श्योर नहीं है, वर्ड सुना है कहीं पे, बस घुसा दो। गलत स्पेलिंग लिखोगे वो कुछ लेक्सिकल रिसोर्सेज में नंबर नहीं देगा वो, क्योंकि आप वर्ड ही गलत लिख रहे हो। मुझे वर्ड तो मिल नहीं रहा है। तो जब तक श्योर नहीं है मत लिखो। इजी लिखो बट सही लिखो, इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरी चीज़, यूके और यूएस इंग्लिश मिक्स मत करो। यूके इंग्लिश क्या है? जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिकली एस वाले वर्ड्स होते हैं, लॉन्ग वर्ड्स होते हैं। फेवर FAVOUR होता है। यूएस में होता है FAVOR। देन वी हैव गॉट आर ऑर्गेनाइज, ORGANISE। ऐसी किस में होता है? यूके में, जो इंडिया में यूज होती है। यूएस में ऑर्गेनाइज विल बी विद जेड, या जी भी बोलते हैं इसको, राइट? तो यहाँ तो आप यूके फॉलो करें या यूएस फॉलो करें, दोनों मिक्स ना करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अपने ग्रामर को लेके भी बहुत केयरफुल रहें। ग्रामर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ग्रामर कहाँ गलती करते हैं बच्चे? कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना चाहिए हमने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के चक्कर में 4 ग्रामर की गलतियां हो रही है। उससे बढ़िया कि भाई आप कंपाउंड सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, एक्चुअली सिंपल सेंटेंस लिख दो, बट सही लिखो। डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है, कॉम्प्लिकेट करके गलत करने से अच्छा है कि कम लिखो बट सही लिखो। इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़। अब आ जाते हैं हम अगले पैरामीटर पे, जो कि ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी है। अब दो चीज़ों की बात करें, सिर्फ ग्रामर की बात नहीं करें, ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी। क्या मतलब है? पहले तो जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं, फ्रेजेस लिख रहे हैं, वो ग्रामेटिकल तौर पे, ग्रामर के तौर पे सही होने चाहिए। मैंने आपको बोला है, अनलेस एंड अनटिल आप 100% श्योर नहीं है,
आप चीज़ें मत कॉम्प्लिकेट करें, सिंपल लिखें बट सही लिखें। मैं आपको टेम्पलेट देने वाला हूँ, उसमें फ्रेजेस हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हैं, वो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, आपका स्कोर पक्का आ जाएगा उससे। बट अपनी तरफ से तब तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मत ऐड करना जब तक आप 100% श्योर नहीं होगे। प्लस रेंज का क्या मतलब है कि आप ये दर्शा पा रहे हो, आप ये दिखा पा रहे हो कि यस भाई मैं सिंपल सेंटेंस भी लिख सकता हूँ, मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को भी मुझे पता है, मैं कंपाउंड सेंटेंस भी लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी लिख सकता हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल सेंटेंस भी लिखना है, एक आधा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी लिखना है। इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी हम यूज कर सकते हैं अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो इन चीज़ों को अगर हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे वी विल गेट फुल पॉइंट्स इन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। मेक श्योर ग्रामर इज 100% perfect, plus do not complicate unless and until you're 100% sure. Top of that, try to use a wide variety of sentences, but you need to make sure you are grammatically correct in that aspect as well. टेंस का ध्यान रखना है, पंक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे कॉमा आना चाहिए, सेमी कॉलन्स आने चाहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फ्रेजेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज्वाइन कर रहे हो कनेक्टर के साथ, तो वहां पे कहाँ पे कॉमा आना चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, ये बहुत सिली सी मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, प्रॉपर नाउन फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वीकडेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, सभी कैपिटल अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं। किसी रिलीजन का नाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कैपिटल से शुरू होगा। किसी पर्टिकुलर इवेंट का नाम कैपिटल से शुरू होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैपिटल होगा। ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमने। प्रॉपर नाउन्स कैपिटल लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का ध्यान रखना प्लीज़। तो ये थी हमारी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, 4 पैरामीटर्स बताए हैं। दोबारा से सम अप कर देता हूँ। टास्क अचीवमेंट जो पूछा गया पूरा बताओ। कोहेरेंस एंड कोहेजन, मेक श्योर करो सेंटेंसेस में तालमेल हो, चीज़ें रिलेटेड लिखें। फिर उसके बाद आ गया है हमारा लेक्सिकल रिसोर्सेज, वर्ड्स रिपीट अवॉइड करो, वाइड वोकैबुलरी यूज करो, एंड देन ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए और वाइड वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज करने हैं हमने। ये थे 4 पैरामीटर। अब हम लिखेंगे एक प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे टॉपिक एनालाइज कैसे करना है, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से सेंटेंस कैसे यूज करने हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे। प्रॉब्लम सोल्यूशन में हम टोटल 4 पैराग्राफ बनाएंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन कंक्लूजन। कई स्टूडेंट्स 3 भी बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा प्रॉब्लम सोल्यूशन में 2 बहुत है। करना क्या है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2 सेंटेंस, 3 भी लिख सकते हो बट 2 बहुत हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ज्यादा लिखेंगे ज्यादा गलतियां होंगी। ठीक है, 7, 7.5, 8 के लिए भी सही है, बट एज लॉन्ग एज यू राइट इट परफेक्टली। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम 5 से 6 सेंटेंस लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में भी 5 से 6, कंक्लूजन में अगेन 2 सेंटेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या करना है, जो आपका प्रॉम्प्ट है, ऐसे प्रॉम्प्ट है या टॉपिक है, उसको आपने पैराफ्रेज कर देना है। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि इस ऐसे में मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा, वो आपने सेकंड सेंटेंस ऑफ योर इंट्रोडक्शन में बताना है। फिर आपका शुरू हो जाएगा बॉडी पैराग्राफ 1, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम आपने 2 डिस्कस करनी है, सोल्यूशन भी आपने 2 डिस्कस करने हैं। प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करनी है, फर्स्ट सेंटेंस में आप पहली प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करेंगे, सेकंड सेंटेंस में आप उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में आप सेकंड प्रॉब्लम लेके आएंगे, फोर्थ में सेकंड प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि हमने टास्क अचीवमेंट भी पूरी करनी है, हमने एविडेंस देके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देनी है। एक प्रॉब्लम दी, उसकी एक्सप्लेनेशन, दूसरी प्रॉब्लम, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर एक एग्जाम्पल डालना है हमने। हर एक बॉडी पैराग्राफ में हम ट्राई करते हैं कि एग्जाम्पल आ जाए ताकि चीजें लॉजिकल लगे, ऐसा लगे कि इंफॉर्मेशन इस बंदे की 100% सही है। तो जब आपने दूसरी प्रॉब्लम 4 सेंटेंस में एक्सप्लेन भी कर दी, 5th में हम देंगे एग्जाम्पल, 6th में हम उस पैराग्राफ को कर देंगे कंक्लूड। सेम स्ट्रक्चर आपने सोल्यूशन के लिए फॉलो करना है। पहले सेंटेंस जो बॉडी पैराग्राफ 2 का, आपका जो पहला सेंटेंस होगा उसमें आपने पहले सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना है, फिर उस सोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। फिर आगे सेकंड सोल्यूशन, उसको एक्सप्लेन करेंगे 4th सेंटेंस में। 5th में हम एक देंगे एग्जाम्पल, 6th में कर देंगे पैराग्राफ डन। देन विल कम टू योर कंक्लूजन। कंक्लूजन में पहले एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट देंगे कि जो जो चीज़ें हमने
डिस्कस किए ऐसे में, क्या क्या डिस्कस किया और क्या क्या हमने निचोड़ निकाला है, क्या क्या रिजल्ट कंक्लूजन या नतीजा निकाला है, वो हम कंक्लूजन वाले पैराग्राफ जो कि फोर्थ पैराग्राफ है उसके फर्स्ट सेंटेंस में बोलेंगे। फिर आ गया आपका सेंटेंस नंबर 2, उसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे, एक ऑप्शनल स्टेटमेंट जो आप सजेशन या अपने आइडियाज़ देना चाहते हो कंक्लूजन के बारे में। चलिए देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और बाकी के पैराग्राफ कैसे लिखने हैं। आज का ऐसे टॉपिक क्या है हमारा, द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड कंज्यूम्ड। जो इंटरनेट है, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल दिया है, इंटरनेट ने पूरी तरह से बदल दिया है कि इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी कैसे शेयर की जाती है और कैसे कंज्यूम, मतलब कि अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, कैसे आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे आप उसको ले रहे हो। लेकिन इसी के साथ उसने प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर दिए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्या बोल रहा है, इंटरनेट ने पूरी तरह से बदल दिया है कि इंफॉर्मेशन कैसे एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाती थी और कैसे लोग उसको लेते थे या इंटरप्रेट करते थे। लेकिन इसी के साथ उसने ऐसी प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर दी हैं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। व्हाट आर द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंटरनेट। अब उसने बोला इंटरनेट के साथ जो सबसे बड़ी या सबसे गंभीर समस्या कौन सी है वो बतानी है। आर बोला है, आर इजन नहीं बोला, आर मतलब एक से ज़्यादा बतानी पड़ेगी, वैसे भी हमने एक से ज़्यादा ही बतानी है। एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट, व्हाट सॉल्यूशन नहीं बोला, सॉल्यूशंस, तो वैसे भी हम 2 ही बताते हैं लेकिन उसने क्लियर भी किया कि 2 ही बताने हैं। अब यहाँ पे हाईलाइट क्या करना है कि इंटरनेट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट के बारे में तो पूछा ही पूछा उसने। फिर हमने हाईलाइट करना है इन्फॉर्मेशन शेयर्ड कंज्यूम्ड, ट्रांसफॉर्म्ड भी कर सकते हो कि इंटरनेट ने बदल के रख दिया इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होती है। फिर प्रॉब्लम्स कर लो हाईलाइट, और डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, ऐसी प्रॉब्लम मत बताना जो पहले भी होती थी, ठीक है, नई प्रॉब्लम थोड़ी बतानी है हमने। जो अब शेयर उसने क्या बोला, इंटरनेट से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लेकिन इंटरनेट की कौन सी चीज़ से, इंटरनेट पे जैसे इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, तो जो हमने प्रॉब्लम से बतानी है ना वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि मैं इन्फॉर्मेशन अपनी डाल रहा हूँ इंटरनेट पे, वो चोरी हो सकती है, क्रेडिट कार्ड चोरी हो सकते हैं, या फिर आपने कोई फोटो डाली वो वायरल हो सकती है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपने अपने ऐसे में रिलेट करना है कि इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे है वो क्या क्या समस्या खड़ी करती है और उसको सॉल्व कैसे करना है। चलो अब शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में 2 सेंटेंस आएंगे। पहला सेंटेंस कैसे लिखना है बच्चों को नहीं पता लगता, आइडिया है दिमाग में है पर पता नहीं लग रहा भाई सेंटेंस शुरू कैसे करें। इन 5 सेंटेंसेस में से, 5 फ्रेजेस में से कोई भी फ्रेज यूज कर लेना, हर एक ऐसे, हर एक प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में चल जाएगा। ध्यान से देखना क्या करना है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड डैश रिजल्टिंग इन सम सीरियस इल इफेक्ट्स। अब इन द मॉडर्न वर्ल्ड के बाद क्या लिखना है, जो हमारे ऐसे के बारे में हमसे पूछा गया है, या फिर देर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट दैट डैश कॉजिंग मैनी टीथिंग ट्रबल्स, मतलब बहुत गंभीर समस्या है। अब कैसे लिख सकते हैं, देर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट दैट इंटरनेट हैज changed the way information is shared and consumed causing many troubles। तो यहाँ पे मेन जो ऐसे की चीज़ है वो आएगी, वो डिफरेंट वर्ड्स में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, लेकिन वो एज इट इज़ ही डालोगे तभी सेंस बन जाएगी। फिर आ जाएगा आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो कि सेकंड स्टेटमेंट है, जहाँ पे हमें ऐसे प्रॉम्प्ट को पैराफ्रेज करके लिखना होता है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, देर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट दैट डैश कॉजिंग मैनी टीथिंग ट्रबल्स। तो यहाँ पे हमने ऐसे टॉपिक से चीज़ें लिखनी है लेकिन उनको पैराफ्रेज करके लिखनी है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपने पैराफ्रेज करना है। फिर आ जाएगा आपके थीसिस स्टेटमेंट जिसमें आप बताएंगे कि इस पर्टिकुलर ऐसे में या बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में आप कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इन 4 सेंटेंसेज या फ्रेजेस में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, प्रूवन है, ट्राइड है, टेस्टेड है। इतने सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने चीज़ें एनालाइज करके, एक्सपीरियंस करके ही ये सारा कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ। दिस ऐसे विल elucidate the problems caused by internet such as, 2 प्रॉब्लम्स आ गई along with some viable या promising solution, कि ये जो ऐसे है 2 प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेगा जो इंटरनेट कॉज कर रहा है, जो कि ये है। आप शुरू में प्रॉब्लम बता भी सकते हैं, नहीं बतानी मत बताओ, सच एज वाली चीज़ नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉज्ड बाय इंटरनेट along with some possible solutions या promising solutions। सेकंड में भी यही है, दिस ऐसे विल डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद टॉपिक एंड प्रपोज सम पॉसिबल सॉल्यूशंस टू अवॉइड देम। थर्ड या फोर्थ में से भी आप यूज कर सकते हो, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन मेक श्योर करना अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत एफर्ट लगा के, बहुत दम लगा के वीडियो बना रहा हूँ,
बहुत टाइम स्पेंड किया रिसर्च करने पे, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आ जाते हैं आपके इस पर्टिकुलर ऐसे के इंट्रोडक्शन पर। अब हमारा टॉपिक है इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म द वे इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड कंज्यूम्ड। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो येलो में हाईलाइटेड है वो आपका टेम्पलेट है, ये आपका फ्रेज है जो मैंने आपको दिया हुआ है। रेड में क्या है? जो मैंने वर्ड्स डिफरेंट यूज किए हैं, सिनोनिम्स यूज किए हैं या कोलोकेशंस यूज किए हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इंटरनेट को इंटरनेट ही लिखा है, इंटरनेट को अब मैं कुछ और नहीं लिख सकता हूँ, ना ही वहां पे हमें कुछ याद आएगा। मैंने तभी बोला आपको रेपिटेशन अवॉइड करनी है, बट कई केसेस में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो आपको क्या लिखना है? इन द मॉडर्न वर्ल्ड इंटरनेट हैज कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड की जगह कर दिया रेवोल्यूशनाइज्ड, या फिर आप चेंज्ड भी लिख सकते हैं, बट रेवोल्यूशनाइज्ड इज मोर एकेडमिक, ज्यादा फॉर्मल है, अच्छा लगता है, तो मैंने इस करके लिखा है। द वे इंफॉर्मेशन की जगह क्या लिख दिया? डिजिटल डेटा। इंफॉर्मेशन को आप अकेला डेटा भी लिख सकते हैं, जिसको हम डाटा भी बोलते हैं, या फिर आप डिजिटल डाटा भी लिख सकते हैं। अब शेयर्ड को मैंने क्या लिख दिया? पास्ट। कंज्यूम्ड को लिख दिया यूटिलाइज्ड। कंज्यूम्ड का मतलब वही है ना, कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं हम उसको। अब चीजें चेंज कैसे किए? चार मेन वर्ड्स मैंने हाईलाइट करवाए थे, ट्रांसफॉर्म्ड, इंफॉर्मेशन, शेयर्ड, कंज्यूम्ड, चारों को कर दिया चेंज। इंफॉर्मेशन, डाटा, शेयर्ड, पास्ट, कंज्यूम्ड आपका बन गया यूटिलाइज्ड, रिजल्टिंग इन सम सीरियस इल इफेक्ट्स। दैट्स इट, फर्स्ट सेंटेंस डन। या फिर आप लिख सकते हैं देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट दैट, देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट दैट इंटरनेट, इंटरनेट सेम रहेगा, हैज चेंज लिख दिया मैंने आपको यहाँ इमेंसली। इमेंसली मतलब कि बहुत भारी तरीके से, सिग्निफिकेंटली, हैज इमेंसली चेंज्ड द वे डेटा इज ट्रांसमिटेड। अब शेयर्ड को लिख दिया ट्रांसमिटेड, एंड यूज्ड लिख दिया, सिंपल वर्ड्स कर दिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। कॉजिंग मैनी टीथिंग ट्रबल्स, तो आपको टेम्पलेट इसी तरह से यूज करना है, थोड़े वर्ड्स चेंज करके यू आर डन विद योर फर्स्ट सेंटेंस। थीसिस स्टेटमेंट, दिस essay will first discuss the main problems caused by this phenomena. This essay will first discuss that the main problems caused by this phenomena are, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स दे देनी है, फिर अगले सेंटेंस में दो सोल्यूशन बता सकते हो, नहीं भी बताने कोई चक्कर नहीं है। यू कैन जस्ट से दिस essay will discuss the problems associated with internet and then will provide some solutions to it, या फिर आप जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। सेकंड में मैंने क्या लिखा है? दिस essay will elucidate means explain the problems caused by the internet such as, दो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, such as थ्रेट टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसके लीक हो जाने से हमें नुकसान हो सकता है। एंड पोटेंशियली डेंजरस वेबसाइट्स, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है? एक तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको खतरा है, और जो पोटेंशियली डेंजरस वेबसाइट्स हैं जहाँ से वायरस आ सकता है या जो कोई हमें नुकसान क्रिएट कर सकती हैं, अलॉन्ग विद सम वायबल सॉल्यूशंस। वी आर डन विद आवर इंट्रोडक्शन। दो सेंटेंस लिखे, टेम्पलेट यूज किया, चार वर्ड ऐसे टॉपिक में चेंज किए, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया डन। ये आपका बन गया दो फर्स्ट पैराग्राफ, आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब आ गया हमारा बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 में 5 से 6 सेंटेंस लिखने, जैसे मैंने आपको बताया 5 भी चल जाएंगे, अगर आप कंफर्टेबल आप 6 लिख दें। और बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या डिस्कस करनी है? पहले प्रॉब्लम्स। बॉडी पैराग्राफ 1 का फर्स्ट सेंटेंस जहाँ पे हमने प्रॉब्लम 1 डिस्कस करनी है, कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी प्रॉब्लम कॉज्ड बाय टॉपिक इज, यहाँ पे आ जाएगी पहली प्रॉब्लम, या फिर ऑन द वन हैंड द की प्रॉब्लम कंसर्न विद टॉपिक इज, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या करना है? फर्स्ट प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, टू इलैबोरेट इट फर्दर, टू क्लैरिफाई, टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, टू इलुसिडेट या टू सब्सटेंशिएट। आप कोई भी वर्ड इनमें से यूज कर सकते हैं सेकंड सेंटेंस शुरू करने के लिए। अब आ जाएगा आपका थर्ड सेंटेंस, शुरू में बताया था प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन, प्रॉब्लम टू एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल। थर्ड सेंटेंस में आ गया है प्रॉब्लम 2, अनदर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हम तो दे दी है, अब एक और प्रॉब्लम, अनदर मतलब एक और, या फिर अनदर मेजर प्रॉब्लम, या एन एडिशनल प्रॉब्लम, या व्हाट्स मोर। व्हाट्स मोर मतलब और क्या, और क्या मतलब कि ये तो है ही, और क्या क्या इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अनदर की कंसर्न कॉज्ड बाय द टॉपिक, ये चीज भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस जो कि थर्ड सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन है या सेकंड प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन है, टू इलैबोरेट, टू एक्सप्लेन, टू क्लैरिफाई। जो वर्ड आपने पहले यूज नहीं किया वो यहाँ पे आप यूज कर लें, ध्यान रखना।
अब जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पे आप कनेक्टर यूज करो, क्योंकि पहले हमने कनेक्टर यूज कर लिया, आप बिना कनेक्टर की भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आ गया फिफ्थ सेंटेंस जो कि एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, एज एन इलस्ट्रेशन, टू साइट एन एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनेरियो, डैश कैन बी कुड बी अ गुड एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। कोई भी वर्ड इनमें से आप यूज कर सकते हैं, विल बी 100% फाइन। एंड देन सिक्स सेंटेंस जहाँ पे हमने रैप अप कर देना है, खत्म कर देना है, कंक्लूड कर देना है इस पैराग्राफ को। देयरफॉर, हेंस, सो, दस, एज अ रिजल्ट, पांच में से कोई भी वर्ड आखिरी सेंटेंस के लिए यूज करके पैराग्राफ कर देना है क्लोज। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखते हैं मैंने बॉडी पैराग्राफ लिखा कैसे है। येलो में आपके हैं टेम्पलेट या फ्रेजेस, रेड में है आपकी वोकैबुलरी और कोलोकेशन। अब प्रॉब्लम्स मैंने कौन कौन सी लिखनी थी, एक तो थ्रेट लिखना था हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का, दूसरी डेंजरस वेबसाइट्स लिखनी थी। ठीक है। वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इंटरनेट इज द थ्रेट टू हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विच कैन लीड टू हैवी पर्सनल, फाइनेंशियल एंड नेशनल लॉस। कि हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो थ्रेट है जिसके कारण की पर्सनल, फाइनेंशियल और नेशनल लॉस हमें हो सकता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि लॉस कैसे हो सकता है। टू इलैबोरेट दिस फर्दर, if hackers get access to sensitive information such as car details on the internet, कैसे नुकसान हो रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, या फाइनेंशियल नुकसान कैसे हो रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने के कारण। To elaborate this further, if hackers get access to sensitive information such as card details on the internet, they can transfer funds without consent. Without consent क्यों डाला मैंने? अपनी वोकैबुलरी बूस्ट करने के लिए, अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज बूस्ट करने के लिए। विदाउट कंसेंट मतलब बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन, रिजल्टिंग इन हैवी डैमेज टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। तो मैंने बोला हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होने से आपके पर्सनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? अगर हैकर को कार्ड डिटेल मिल गई तो आपको बहुत भारी फाइनेंशियल नुकसान या कंपनीज को बहुत भारी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। ये होगी एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अनदर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द इंटरनेट इज, पहली प्रॉब्लम होगी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज एक्सेस टू डेंजरस वेबसाइट्स विच कैन बी यूज्ड बाय एनीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। जो डेंजरस वेबसाइट्स हैं बच्चों के लिए खास करके, वो इजीली एक्सेस हो सकती हैं, और ये इंटरनेट ने एक प्रॉब्लम कॉज कर दी है। एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन या एक्सेसिंग वेबसाइट्स कंटेनिंग अडल्ट कंटेंट सच एज पोर्नोग्राफी, अडल्ट कंटेंट का बच्चे यूज करके उनके ऊपर बहुत ही डीप मेंटल इम्पैक्ट हो सकता है इस तरह की इंफॉर्मेशन का। कैन हैव अ वेरी डीप मेंटल इम्पैक्ट ऑन द किड्स रिजल्टिंग इन हार्श कॉन्सिक्वेंसेस इन लेटर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। तो एक प्रॉब्लम क्या है, इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर, देखो एक तो इंफॉर्मेशन उन्होंने बोला शेयर्ड एंड कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का एग्जांपल क्या दे दिया कि बच्चे कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। शेयर्ड क्या है? जो कार्ड डिटेल्स शेयर हो रही हैं। शेयर में हमने क्या क्या बता दिया, शेयर होने से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। कंज्यूम अगर गलत हो रही है तो आप बच्चों पर डीप मेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि उनके जिंदगी के बाद वाले जो पड़ाव आएंगे या स्टेजेस आएंगी उनमें भारी नुकसान हो सकता है। अब देना है हमने एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस, a research has shown that exposure to adult content can significantly impact। अब मैंने क्या देना है? एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल किसका देना है? जो एक्सप्लेनेशन दी है, प्रॉब्लम 2 की एक्सप्लेनेशन का एग्जाम्पल आएगा। फॉर इंस्टेंस, a research has shown that exposure to adult content, कि जब बच्चे अडल्ट कंटेंट देखते हैं, इट कैन इम्पैक्ट देयर डेवलपमेंट एंड थॉट्स विच कैन लीड टू मेंटल प्रॉब्लम्स, कि उनकी डेवलपमेंट पे और उनके विचार पे प्रभाव डाल के वो मानसिक परेशानियां या जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट कर सकता है। तो डिफरेंट वर्ड्स में जो प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया उसी को लिखना है, बट एज एन एग्जाम्पल लिखना है कि एक रिसर्च हुई, उसमें ये पता लगा कि अडल्ट कंटेंट अगर बच्चे देखेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। दैट्स इट, यू आर डन विद सेंटेंस नंबर 5। अब यहाँ पे आपको मैंने बोला कि आपको 6 सेंटेंस लिखना है जो कि हमने कंक्लूजन देनी है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैंने कंक्लूजन नहीं दिया क्योंकि मेरी वर्ड लिमिट ज़्यादा हो रही थी। तो अगर आपकी वर्ड लिमिट भी ज़्यादा हो रही है, आपने 5 सेंटेंस लिख दिए हैं, 6 नहीं लिखना है, तो यू कैन सिंपली मूव ऑन टू योर बॉडी पैराग्राफ 2 और उसकी कंक्लूजन आप दे सकते हो। अदरवाइज आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं, देयरफॉर these problems should be taken care of before anything serious happens, या कोई कंक्लूजन दे सकते हो। hence these problems must be considered
must be taken care of, otherwise these can result in some serious impacts। मतलब इस पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन अगर आपकी वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं हो रही है, आप 6 सेंटेंसेस इजीली लिख सकते हैं। यू कैन जस्ट से देयरफॉर, जो आपने प्रॉब्लम ऊपर बताई है, these problems should be taken care of, otherwise serious consequences can take place, otherwise there can be serious results, otherwise there can be serious damages। तो that is where you will finish off your body paragraph 1, जहाँ पे आपने एक प्रॉब्लम दी, एक्सप्लेनेशन दी, सेकंड प्रॉब्लम दी, एक्सप्लेनेशन दी, एग्जाम्पल दिया। 5 सेंटेंस में अगर आपकी वर्ड लिमिट बहुत एक्सीड नहीं हो रही है, यू कैन गिव वन कंक्लूजन, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट 5 सेंटेंसेस एंड यू कैन मूव ऑन टू बॉडी पैराग्राफ 2। बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने क्या करना है, सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करना है। फर्स्ट सेंटेंस आप पहला सोल्यूशन, सेकेंड सेंटेंस सोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन, थर्ड सेंटेंस सोल्यूशन नंबर 2, फोर्थ सेंटेंस सोल्यूशन 2 की एक्सप्लेनेशन, फिफ्थ में एग्जाम्पल, सिक्स्थ ऑप्शनल स्टेटमेंट है जहां पे आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं। और सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। फर्स्ट सेंटेंस कैसे लिखना है, द फर्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम इज दिस, कि जो ऊपर मैंने प्रॉब्लम बताई है उसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, या फिर अ सोल्यूशन विच कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम इज। ये 5 फ्रेजेस में से कोई भी फ्रेज एज इट इज किसी भी प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे में आप यूज कर सकते हैं। 120% दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। एक्सप्लेन कैसे करना है, सेम जो 5-6 वर्ड्स बताए हैं बदल बदल के आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज का भी ध्यान रखना कि हर जगह कनेक्टर मत घुसाना। अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मैं एक्सप्लेन या सेकंड सेंटेंस में या फोर्थ सेंटेंस में मैं एक्सप्लेन विदाउट कनेक्टर कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे कनेक्टर घुसा देते हैं जिनकी सेंस भी नहीं बनती है। राइट, कनेक्टर्स इंपॉर्टेंट है बट ओवर यूज नहीं करना है उनका। थर्ड सेंटेंस जो कि सेकंड सोल्यूशन है, वो कैसे लिखना है, अनदर वायबल सोल्यूशन टू इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब हटाना, टू इरेडिकेट दीज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स लिखना है, प्रॉब्लम नहीं लिखना, ज्यादा प्रॉब्लम्स बताई हैं हमने। ऑलराइट, additionally dash can help in reducing the impact of the problems, another solution is, an additional solution is। फिर फोर्थ सेंटेंस अगेन सेम वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे देना है, आपको 6, 7, 8 तरीके बताए हैं, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। फिर आप यूज करेंगे कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो कि ऑप्शनल है। अगर आपने ऊपर वाले में नहीं दिए ना, बॉडी पैराग्राफ 1 में नहीं दिए, तो बॉडी पैराग्राफ में 2 में आप दे सकते हैं। लेकिन आपने, अगर आपके पास वर्ड लिमिट है और अगर आप कॉन्फिडेंट है तभी दें, नहीं तो आप कंक्लूजन अकेला कंक्लूजन वाले सेंटेंस में ही लिख सकते हैं, दैट विल बी 100% फाइन। अब देखते हैं मैंने बॉडी पैराग्राफ 2 कैसे लिखा है। येलो में है हमारा टेम्पलेट, ये हमारे फ्रेजेस। द फर्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू द अबव मेंशन प्रॉब्लम्स इज, पहला सोल्यूशन ऊपर जो मैंने मेंशन की गई है प्रॉब्लम, उसका क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट साइबर लॉज बाय द गवर्नमेंट अंडर विच ऑफेंडर्स will be strictly punished। डिफिकल्ट वर्ड्स, लेक्सिकल रिसोर्सेज कौन कौन से यूज किए हैं, साइबर लॉज, ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स, क्रिमिनल्स नहीं बोला, क्रिमिनल एक आम शब्द है, ऑफेंडर यूज कर दिया जस्ट टू मेक इट बिट मोर एकेडमिक, साउंड मोर प्रोफेशनल। पहला सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट साइबर लॉज लेके आने चाहिए। साइबर क्यों बोला, साइबर मतलब जो इंटरनेट से रिलेटेड है, साइबर लॉज लेके आना चाहिए जिसके तहत अंडर विच जो भी क्राइम करेगा उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे पनिशमेंट मिलेगी। एज द लॉ ब्रेकर्स, ऑफेंडर्स की जगह क्रिमिनल्स ने लिखा, लॉ ब्रेकर यूज कर लिया, इंक्लूडिंग हैकर्स विल बी स्केयर्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। दिस विल नॉट ओनली, मैंने आपको बोला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करना है। जो आपकी एक्सप्लेनेशन होती है ना प्रॉब्लम की या सोल्यूशन की, वहां पे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैं पर्सनली कैसे लिखता हूँ, दिस विल नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला सेंटेंस इजी रहता है। अब यहाँ पे नॉट ओनली से पहले आप, नॉट ओनली के बाद आप एक आर्ग्यूमेंट देंगे, बट ऑल्सो के बाद भी एक आर्ग्यूमेंट देंगे। दिस विल नॉट ओनली, देखो, टू एक्सप्लेन फर्दर एज द लॉ ब्रेकर्स इंक्लूडिंग हैकर्स, जो हैकर्स हैं वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नतीजे उनको लेकर उनमें डर होगा। इससे ना केवल कि स्कैम और इलीगल एक्टिविटीज कम होंगी, लेकिन इसी के साथ एक सेफ और सिक्योर वेब इन्वायरमेंट भी प्रमोट होगा। कि यस, हैकर्स को डर होगा कि उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है। इससे एक तो इलीगल एक्टिविटीज और स्कैम होते हैं जो इंटरनेट पे, वो कम होंगे, साथ ही साथ एक पॉजिटिव या सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट होगा इंटरनेट का। अब आगे एक और सोल्यूशन,
अनदर वायबल सोल्यूशन टू इरेडिकेट दीज प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को हटाने का एक और पॉसिबल सोल्यूशन है टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी इन द कंट्री। कंट्री में साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाए, विच विल रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पोटेंशियली डेंजरस वेबसाइट्स एंड मटेरियल्स। हमारी दो प्रॉब्लम्स क्या थी? एक प्रॉब्लम थी कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, वो हमने कैसे बचाई? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लेके आए, स्ट्रिक्ट साइबर लॉज लेके आए, उससे इंफॉर्मेशन जो लीक होती है, स्कैम्स होते हैं, वो कम होंगे। दूसरी प्रॉब्लम थी जो बच्चे वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं या डेंजरस वेबसाइट्स हैं, उससे क्या किया हमने कि कंट्री में साइबर सिक्योरिटी लेके आए, जिससे कि जो डेंजरस वेबसाइट है उन पर रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि वो खुले ना। उससे क्या होगा? अब मैंने फोर्थ सेंटेंस ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था फोर्थ सेंटेंस में कोई कनेक्टर नहीं यूज किया, लेकिन दिस मतलब कि मैंने एक वर्ड यूज कर लिया है जिससे मैं पिछले वाले सेंटेंस या स्टेटमेंट को रिलेट कर पा रहा हूँ। इससे दिस मतलब इससे। अब वहां पे क्या हुआ? साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है कंट्री से, और जो डेंजरस वेबसाइट्स हैं वो बैन हो गई हैं या स्ट्रिक्ट हो गई हैं। इससे क्या होगा? दिस विल प्रिवेंट किड्स फ्रॉम एक्सेसिंग मेलिशियस कंटेंट। जो हार्मफुल कंटेंट होता है वो बच्चे नहीं देख पाएंगे, जैसे कि एडल्ट मूवीज, जो कि उनको माइंड और बॉडी को, उनकी माइंड और बॉडी को अच्छा रखेगा। इन गुड शेप लिख दिया, मैंने ये सिर्फ गुड नहीं लिखा, इन गुड शेप मतलब कि अच्छी हालत में रखेगा। अब इस सेंटेंस को भी मैंने थोड़ा सा लेंदी लिखा है कि इससे एक तो बच्चे मलेशियस कंटेंट नहीं देख पाएंगे, जिससे कि उनकी बॉडी सही रहेगी। जो प्रॉब्लम्स दी गई थी वो मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया कि गवर्नमेंट और कंट्री एज अ होल क्या क्या कर सकता है। अब दे दिया हमने, क्या करना है? 4 सेंटेंस हो गए हैं, एक सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन, सेकंड सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन। अब फिफ्थ सेंटेंस में मैं फोर्थ जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसका एग्जांपल दूंगा। फॉर इंस्टेंस, फॉर इलस्ट्रेशन, एज एन एग्जांपल, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इन इंडिया, मैंने आपके जो एग्जांपल है ना वो लॉजिकल नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो असली में चीज हो, आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल बना सकते हैं। इन इंडिया, अ वैलिड एज प्रूफ इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेस एनी अडल्ट वेबसाइट विच स्टॉप्स एनीवन अंडर द एज ऑफ 18 टू यूज सच वेबसाइट्स। कि इंडिया में अगर आपने कोई अडल्ट वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आपको एक एज प्रूफ चाहिए होता है, जिससे कि बच्चे उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो एक एग्जांपल हो गया जो सोल्यूशन नंबर 2 दिया कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज या रूल्स इंप्लीमेंट किए जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे इसके बाद आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं दिया। यू कैन जस्ट राइट देयरफॉर these solutions should be implemented at the earliest so that we can eradicate all the problems। बेसिकली कंक्लूजन में हमने ये बोलना है कि जो solutions हैं ये जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन मेरी वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दूंगा। जो कंक्लूजन है वो एक काइंड ऑफ ऑप्शनल होती है। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब आ गया लास्ट पैराग्राफ जो कि है हमारी कंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 सेंटेंस लिखेंगे, देखते हैं कंक्लूजन लिखनी कैसी है। ऑलराइट, स्टार्ट कैसे करना है? फर्स्ट सेंटेंस क्या है कंक्लूजन का? टू कंक्लूड डैश, यहाँ पे पॉजिटिव्स लिखने हैं बट नॉट विदाउट द नेगेटिव्स, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। या फिर इन कंक्लूजन द मेन प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय टॉपिक आर, फिर इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन होने चाहिए। या फिर अगर आप ज़्यादा नहीं लिखना चाहते, आपको बनी बनाई चीज़ चाहिए, टू ड्रॉ द कंक्लूजन प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2 जो भी होंगी, छोटे छोटे वर्ड्स, आर द की प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय टॉपिक, but with the implementation of solution 1 and solution 2 the negative impact can be minimized and benefits can be enjoyed। ये एक अच्छा तरीका लिखने का। नहीं तो आप अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस एक ऑप्शनल है, लिखना लिखो, नहीं लिखना आप एक सेंटेंस की कंक्लूजन भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कंक्लूजन कैसे लिखी है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है? टू कंक्लूड डैश, जो कि टॉपिक है वो हमें फायदा देता है, लेकिन विदाउट बट नॉट विदाउट नेगेटिव इम्पैक्ट्स, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स लिख दिए। फिर देयरफॉर के बाद हमें क्या करना चाहिए, काइंड ऑफ सॉल्यूशंस लिख दिए। टू कंक्लूड द इंटरनेट इज अ बूम टू प्रेजेंट टेक एरा, की जो इंटरनेट है वो एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है आज की जो जनरेशन है, लेकिन ये थ्रेट टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और ओपन एक्सेस टू मैच्योर कंटेंट के बिना नहीं आता, मतलब ये प्रॉब्लम भी कॉज करता है। देयरफॉर मतलब फिर हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्ट लॉस, जो हमने ऊपर 2 प्रॉब्लम्स दी थी वो यहाँ पे लिख दिए कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और मैच्योर कंटेंट है। सेकंड सेंटेंस में दे दिया सोल्यूशन। देयरफॉर स्ट्रिक्ट लॉज एंड मेजर्स टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड
टू स्टॉप एनी हार्म एंड मैक्सिमाइज द पॉजिटिव्स। मैक्सिमाइज द पॉजिटिव्स आप एज इट इज़ हर एक में लिख सकते हैं अगर आप इस तरीके से अपनी कंक्लूजन लिख रहे हैं। या फिर इजी कंक्लूजन क्या है? टू ड्रॉ द कंक्लूजन, द थ्रेट टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम 1 and open access to mature content problem 2 are the key problems caused by internet, but with the implementation of solution 1 strict laws and solution 2 cyber security, the negative impacts can be minimized and benefits can be enjoyed. Easy, simple टू कंक्लूड ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने से नेगेटिव्स हो जाएंगे कम और सोल्यूशंस हो जाएंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऐसे ख़त्म, प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे 4 पैराग्राफ लिखे हैं। पहले इंट्रोडक्शन में 2 सेंटेंसेस, बॉडी पैराग्राफ में आप 6 भी लिख सकते हैं, मैंने 5 लिखे हैं, वर्ड लिमिट ज़्यादा हो रही थी। सेम बॉडी पैराग्राफ 2 में भी मैंने 5 लिखे हैं, कंक्लूजन में लिखे हैं 2। दिस इज़ व्हाट आवर फाइनल ऐसे लुक्स लाइक। आई होप आपको थोड़ा बहुत पता लगा होगा कैसे लिखना है। अगेन चीज़ों का क्या ध्यान रखना है, टॉपिक समझना है, वही चीज़ लिखनी है जो 100% श्योर है, इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखनी जो श्योर नहीं है। इजी लिखें बट परफेक्ट लिखें, टास्क अचीवमेंट पूरी होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होने चाहिए, ग्रामेटिकल रेंज जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन वाले सेंटेंस लिखे हैं ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि इससे ये तो होगा साथ के साथ ये होगा, वो आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस काइंड ऑफ हो जाएगा। आप वो एज इट इज़ हर एक ऐसे में लिख सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर, सारा आपको टेम्पलेट प्रूवन दिया है, लिख लेना, 2 बार प्रैक्टिस करना, 120% आपका इससे ऐसे इम्प्रूव होगा। आप अपने ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, देखते हैं कि आपका ऐसे कैसे जाता है। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे बताओ, मैं उस ही टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप इंडिया में या पंजाब में, हमारा एक सेंटर है जलंधर में, फॉर नाउ वी आर ओपनिंग अप इन मैनी मोर सिटीज़, यू कैन कम एंड विजिट अस ऑन दिस पर्टिकुलर एड्रेस। आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए, फ्री स्कोर कार्ड इवैल्यूएशन के लिए भी आ सकते हैं, या फिर अगर आप पूरे इंडिया कहीं पे भी रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी हैं, you can contact us on one of these numbers. We provide online classes, we have a proven success rate, और जो हमारी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज एंड टेम्पलेट्स हैं, हम मेक श्योर करेंगे कि आपका स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में आए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, वी डू हैव आवर ऑफिस इन सिडनी CBD एंड पैरामीटा। यू कैन कम एंड विजिट अस ऑन एनी ऑफ दीज 2 एड्रेस, or you can contact us on these numbers. One of our consultants will be with you and will make sure, like thousands of other students, you get your desired score in the very first attempt. Any doubt, give us a call, send us a message or comment down. I'll try to make a video on that. अगर वीडियो हेल्पफुल थी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके साथ वो भी बाहर जाए और आपकी जर्नी भी ईजी हो एंड यू अचीव योर ड्रीम। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और अगर आपका ये वीडियो देख के स्कोर आता है, प्लीज़ मुझे बताना। दैट इज़ समथिंग आई वर्क फॉर, राइट। मेरा एम क्या है, एज मैनी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ पहले अटैम्प्ट में स्कोर लाने में, और मैं वो करता रहूँगा। लेकिन अगर आपका स्कोर आता है, मुझे व्हाट्सएप करके या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। I'll be very happy. That will be the best moment of my day and that will keep me going. I'll see you very soon. Take care, stay safe. Make sure पहले अटेम्प्ट में आल्स निकालना, फर्स्ट अटेम्प्ट, कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं है, कोई तीसरा अटेम्प्ट नहीं है, पहले अटेम्प्ट में ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करके आपने अपना आल्स निकालना है। जल्दी मिलते हैं।